43 प्रकार की दशाएं हैं, लेकिन उसमें देखा जाए सबसे ज्यादा शिरोमणि है दशाओं में तो है हमारी विंशोत्तरी दशा, जो 120 वर्ष की चलती है, जिसका हम प्रयोग करते कहते हैं दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नष्टोत्तरी मता। विंशोत्तरी दशा ही जो है ज्यादा प्रभावी है। अब कहीं कहीं बताया कि बिंध के इधर जो है अष्टोत्तरी उतरी, ऐसा कुछ नहीं, विंशोत्तरी दशा ही ज्यादा जो है प्रासंगिक है और ज्यादा सटीक भी है, इसलिए इसी का ज्यादा प्रचलन है विंशोत्तरी दशा का। दशा साधन की विधि अलग अलग है। अलग क्या मतलब, उसका अलग है, गणितीय विधि है, तो गणितीय विधि ना बल्कि हम जो उसकी फलित विधि है वो पढ़ेंगे। पता लगा साधन तो आप फलादेश पढ़ रहे हैं, बाकी तो कुंडली सॉफ्टवेयर बता ही देता है कि इस ग्रह की दशा चल रही इतने दिन तक रहेगी, सभी सॉफ्टवेयरों में रहता है। ठीक, फिर उसमें बताया इन ग्रहों कितनी वर्ष दशा, जैसे सूर्य की जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते हो तो लिख लीजिए, कुल ग्रहों की जो है दशा 120 वर्ष रहती है। ठीक, अब 120 वर्षों में सभी ग्रहों की आनी है दशा। अब जिसका जातक भोग ले, जिसका ना भोग पाए बीच में ही चला जाए, तो उसमें जो है सूर्य की दशा, जो दशा क्रम है ज्योतिष शास्त्र में, एक मिनट, सबसे पहले है, लिख लीजिए सूर्य। सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र। ये दशा क्रम है। ठीक, पहले किसका, सूर्य का, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र की दशाएं आती है। अब उसमें भी जिसका जिस दशा में जन्म होगा वो नक्षत्रों के द्वारा निर्धारित करते हैं किस दशा में इसका जन्म हुआ, वो अलग बात है। अब क्या है इसमें जो समझने वाले की दशा, देखा होगा आपने कि सूर्य है, सूर्य के बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद कौन है, मंगल है। अब मंगल के बाद राहु कहां से आ गया, ये एक समस्या है। राहु का तो कोई क्रम नहीं है, कक्षा क्रम में जो देखा जाए तो आकाश में जो है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा है, अब तो यम क्रमा चंद्रार्क, बुध शुक्रार्क भू भुवाम, इस तरह की स्थिति है। राहु भी उसमें नहीं आता थी, राहु कहां से बीच में टपक पड़ा। क्यों जो है मंगल के बाद राहु की दशा आ पड़ी। तो देखिए हमने बताया था आप लोगों को, अवतार बताया था ना कि इस ग्रह के जो है ये देवता अवतार हैं, बताया था कि नहीं। जी गुरु जी। जी बताया था गुरु जी। है बताया था जी ना। बताया था गुरु जी। हाँ, तो उसमें देखिए राम कृष्ण नृसिंह, राम की जो है सूर्य, सूर्य के अवतार हो गए राम, चंद्रमा के हो गए कृष्ण, और नृसिंह के हो गए मंगल। ठीक, और शुक्र के बराह के हो गए राहु। तो वहां जो अवतार बताया, दो अवतार, एक अंशावतार एक पूर्णावतार। तो कहा रामकृष्ण भो विप्र नृसिंहम सुग्रस्त एते पूर्णावतार से अन्य जीवांश कात्मतः। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु ये क्या है, परमात्मा के पूर्णावतार हैं।
ठीक, इसलिए क्रमशः इनकी सूर्य चंद्रमा मंगल की दशा, मंगल के बाद फिर राहु की दशा आ गई। फिर बाकी जीवांश हैं, इसलिए राहु के बाद देखिए जीव, जीव कौन है? बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति का पर्यायवाची एक है जीव। फिर जैसे जिसमें जीवांशता की अधिकता क्रम रहता उसी क्रम से दशा चलती है। ये निर्धारण इस माध्यम से हुआ कि मंगल के बाद सीधे राहु की दशा आ गई। उसके बाद इन ग्रहों का दशा वर्ष बताया, किस ग्रह की कितने वर्ष दशा। तो सूर्य की दशा कितने हैं? 6 वर्ष। ठीक, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, फिर राहु की 18, गुरु की 16, शुक्र की 20, नहीं वो गुरु के बाद शनि जी हैं, शनि की जो है 19, फिर बुध, बुध की 17, फिर केतु, केतु की 7, फिर आता है शुक्र, शुक्र की जो है 20 वर्ष। इस तरह कुल मिला के देखेंगे तो 120 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, एक ग्रहों का इतने इतने वर्ष तक दशा आएगी। अब जो है जरूरी नहीं किसका किसी भी दशा में नक्षत्र के गत होता है कि इस नक्षत्र में जन्म हो तो एक ग्रह की दशा होगी, वो बता देगा, कुंडली सॉफ्टवेयर बता देता कि आपके जन्म समय ये दशा है, फिर ये दशा, ये सब वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। ये इन ग्रहों की इतनी दशा वर्ष है। अब इन ग्रहों की इतने वर्ष ही क्यों है? सूर्य क्यों 6 वर्ष है, चंद्रमा का 10 वर्ष है, मंगल 7 वर्ष, राहु का 18 क्यों है, सबसे अधिक शुक्र का 20 क्यों है? इसका भी नियम है। इसकी भी एक किताब है जातक क्रोडम। ठीक है, जातक क्रोडम में जो है उसमें दिया है, बीज गणितीय नियमों के आधार से सिद्ध कर देता है क्या कैसे, वहां पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। कोई, क्योंकि हम फलित पढ़ रहे हैं ना, तो जजमान ये नहीं पूछने आएगा आपसे कि ये इतने वर्ष क्यों है, क्या कैसे है, क्या फल होगा दशा का, तो ये ठीक है, ये जानना है। तो अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। देखिए बहुत विस्तृत विषय है, अपने आप में एक जो है बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आज हमको पढ़ना है इसी में। ठीक है, 50 मिनट में हमको पढ़ना है। ये मुश्किल से अगर देखा जाए तो एक एक हफ्ते 10 दिन का विषय, अगर केवल इसी उसी में हम पढ़ना है तो मुख्य मुख्य चीजें हमको पढ़ना है जो आपको काम दे दे। तो ग्रह कब कैसे कितना फल देंगे, इस बात का निर्णय जो है दशा अंतर दशा से किया जाता है। बता दिया हमने कि दशा में जो है सबसे शिरोमणि कौन है? विंशोत्तरी दशा है। अब जैसे एक ग्रह की दशा चलती है, एक ग्रह की दशा में सभी ग्रहों की क्या होगी? अंतरदशा आएगी। जैसे ये कुंडली आप देख रहे हैं, ठीक, इस ग्रह किसकी दशा चल रही है? गुरु की दशा चल रही है। 28/7/2021 से गुरु की दशा शुरू हुई जन्म काल से, कब तक चलेगी? 25/10/2023 तक चलेगी। दूसरी कुंडली ले लेते हैं। इस कुंडली में देखिए किसकी दशा चल रही है? सूर्य की। तो देखा लिखा है सूर्य जो है, ये देखिए सूर्य 13/11/2022 से चल रहा है, कब तक चलेगा? 13/11/2028 तक चलेगा सूर्य की महादशा। अब सूर्य की महादशा में सभी ग्रहों की अंतरदशा आएगी, वही क्रम रहेगा। पहले सूर्य की आएगी अंतरदशा, सूर्य में सूर्य की अंतरदशा, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, वही जो दशा का क्रम है वही चलेगा। देखा उसके सामने दिखा कि सूर्य में सूर्य की अंतरदशा 3/3/2023 तक, चंद्रमा की 3/3/2023 से 1/9/2023 तक,
ठीक, तो मतलब क्या कि कोई भी ग्रह हो, सभी ग्रहों की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा आएगी। अब भाई जब सूर्य की महादशा कितने वर्ष है, 6 वर्ष तक है, तो 6 वर्ष में सबको भाई आना है, तो सबके लिए बांट गए, तुम इतने दिन, तुम इतने दिन, तुम इतने दिन। अब जैसे शुक्र की 20 वर्ष है, तो वो भी बांट दिया। जब 20 वर्ष एक बड़ा लंबा अंतराल होता है, तो उसने भी सभी ग्रहों का अंतर्दशा बांट दिया गया कि तुम्हारी इतनी, तुम इतने दिन रहना, तुम इतने दिन रहना, तुम इतने दिन, सब ठीक है। वो पंचांग वगैरह में सब लिखा रहता है किस ग्रह की अंतर्दशा में कितने दिन रहे, सॉफ्टवेयर बता ही देता है। अब सीधी सी बात है, जैसे सूर्य की महादशा है, लिख लीजिए, जिस ग्रह की महादशा हो जिस ग्रह की महादशा हो उसी ग्रह की अंतर्दशा में शुभ फल नहीं मिलता। क्या लिखे हैं? जिस ग्रह की महादशा हो उसी ग्रह की अंतर्दशा में शुभ फल नहीं मिलता। हाँ, जैसे मान लीजिए सूर्य की महादशा है, अब सूर्य की ही अंतर्दशा आई, तो उसमें क्या होगा, जातक को जो है शुभ फल नहीं मिलेगा। शुभ फल ना मिलने का मतलब यहां ऐसे समझेंगे, कैसे, जैसे है ना, यहां मैं ही राजा मैं ही मंत्री, हमारी ही महादशा और हमारी ही अंतर्दशा, तो हम जैसे चाहें वैसे रहेंगे, तो वहां शुभ फल मिलने का ये भी मतलब हो सकता है कि न्यूट्रल, कहा नदी से सर्वे स्वदशा शुभ, मतलब कोई भी ग्रह अपनी ही महादशा में अपनी ही अंतर्दशा में शुभ फल नहीं देता। भाई उसी की महादशा उसी की अंतर्दशा, वो जो चाहे तो करे, न्यूट्रल रहेगा, शिथिल रहेगा। जैसे व्यक्ति, भाई आप हैं, आप अपने घर पे हैं, आपका घर जैसे मन वैसे रहिए, लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति जब आपके घर आएगा, कोई मेहमान आएगा, तो आप थोड़ा घर को व्यवस्थित करेंगे। सोफे में जो कपड़ा वगैरह पड़ा होगा, सोफे का जो है कवर इधर उधर बिखरा होगा, तो उसको आप सही करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो वही बात यहां पे भी लागू होती है कि उसी ग्रह की दशा उसी ग्रह की अंतर्दशा जब चलती है, तो व्यक्ति भाई न्यूट्रल रहता है, हमारा मन जैसा हम रहेंगे। जब कोई दूसरा आता है, जैसे सूर्य की बाधा सूर्य की अंतर्दशा, जैसे मन हो ऐसे न्यूट्रल कहेंगे। चंद्रमा जब आएगा तब गतिविधियां तेज होगी, जो भी शुभ अशुभ फल देना होगा वो देगा। अब शुभ अशुभ फल का ज्ञान क्या कर ले, कैसे करेंगे? तो एक सामान्य वचन है कि षड वीर्या ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशा सुचा, कुंडली में जो ग्रह जैसा है वैसे ही उसकी दशा अंतर्दशा में फल होगा, एक सामान्य नियम है। कुंडली में कोई ग्रह अगर खराब है तो वो खराब फल देगा, कुंडली में कोई ग्रह शुभ स्थिति है तो वो शुभ फल देगा। बात आई समझ में? जैसे अब मान लीजिए इसी कुंडली में, ठीक है, पता करना हो सूर्य की दशा चल रही, तो सूर्य की दशा इसके लिए कैसी रहेगी, तो आपने पढ़ा है सूर्य कहां हो, द्वादश भाव में है, ठीक है। अब बताइए कौन सा योग बना रहा है? लग्नेश होके द्वादश में बैठा है, कौन सा योग बना रहा है? अवयोग 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 अब योग बना रहा है। तो अब योग का फल क्या होता है?
किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं। जी गुरुजी। असज्जनों का व्यक्ति संग करता है, शारीरिक रूप से जो अस्वस्थ रहता है, थोड़ा रोग युक्त की स्थितियां बनती है और हर जगह अपमानित मतलब अपमानित जैसा महसूस करता है जातक। ठीक, ये है। ठीक है, सूर्य बैठा है, सूर्य पर मंगल की चतुर्दृष्टि पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? पड़ रही है ना? हाँ। पड़ रही है। और आपने पढ़ा कि सूर्य अगर द्वितीय भाव में पापक ग्रहों से प्रभावित हो तो क्या होता है? नेत्र विकार। संबंधी समस्या देता है। फिर आपने पढ़ा है कि अगर ग्रह 6, 8, 12 में बैठे पापक ग्रहों से प्रभावित हो तो अपने धातु संबंधित रोग देता है। तो किस धातु संबंधित रोग देगा सूर्य? हड्डी संबंधी। हड्डी संबंधी इसको समस्या हो सकती है। ठीक, इसी तरह फलादेश करेंगे। किसी भी कुंडली में जैसा ग्रह है उसकी दशा भी, उसके लिए हम वैसा ही फल कहेंगे। बात आई समझ? दृष्टि पड़ रही है गुरु के, है? नवम दृष्टि पड़ रही है गुरु की। हाँ, गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो क्या अष्टम में तो उसका अपना अलग फल होगा ना। ये सूर्य में गुरु कर रहा होगा, आएगा तो सूर्य गुरु जो है अंतरदशा जब आएगी तो सूर्य गुरु जो है परस्पर मित्र हैं। वो तो हमको भी दिख रहा है कि नवम दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु संबंधी उससे चीजें लाभ होगा। गुरु जो है पंचमेश है तो क्या होगा, विद्या संबंधी लाभ देगा। लेकिन ये थोड़ी, ये कहीं लिखा थोड़ी है कि जो उसको विद्या संबंधी उसको रोग नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, असज्जनों के साथ नहीं रहेगा। वो भी तो फल कहेंगे। इस तरह से फलादेश किया जाता है। अब जैसे मान लो पता करना कि सूर्य की दशा में इसकी चंद्रमा की अंतरदशा कैसे रहेगी, तो सूर्य चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा जो है, सूर्य जो है चंद्रमा के घर बैठा है। चंद्रमा कैसी स्थिति में है? चंद्रमा ठीक ठाक स्थिति में है। और सूर्य चंद्रमा क्या है? दोनों मित्र हैं। ठीक, तो चंद्रमा भी जो है इसके लिए अच्छा रहेगा। फिर आया मंगल। मंगल भी इसका मित्र है, पापक ग्रह है, लेकिन भाग्य से है, भाग्य स्थान में बैठा है, लक्ष्मी योग बना रहा है, राजयोग कारक है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? शुभ फल, अच्छा फल दे। अच्छा फल देगा। लेकिन अब अच्छा फल का मतलब ये नहीं इसको बुरे फल मिलना बंद हो जाएंगे। ये जरूरी गुरुजी एक प्रश्न था गुरुजी। देखिए समय बहुत कम है, बहुत आगे चलना है, ठीक है। गुरुजी बस एक था गुरुजी। क्या? बोलिए जल्दी बोलिए। जी गुरुजी। ये बोलिए क्या प्रश्न? गुरुजी ये मंगल जो नवम दृष्टि डाल रहा है चंद्रमा पे, तो फिर चंद्रमा के अंतरदशा में, चंद्रमा के महादशा में मंगल का अंतरदशा में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा गुरुजी? मंगल की नवम दृष्टि कहाँ होती है? बस आप लोग समझ लीजिए। अरे आप पढ़ाने दीजिए गुरुजी को, फर्जी समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के कारण जो है समझ लीजिए कक्षा बहुत विलंब। अब आप देख लीजिए, एक तो पहला बैच ऐसा हुआ है मेरा कि एक दिन भी गैप नहीं हुआ। 31 तारीख से, इनका ध्यान मत दीजिए, आप आगे बढ़िए। 31 तारीख से लगातार क्लास चल रही है ना, एक दिन भी गैप हुआ क्या? ये मात्र पहली कक्षा है, पहला बैच ऐसा है। नहीं तो 1-2 दिन कहीं मुझे निकलना पड़ता था तो कक्षा नहीं ले पाता था मैं। सैटरडे संडे को भी मैं डेली पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें छूट गई, मात्र ऐसे लोगों की वजह से, कुछ 4-5 लोगों की वजह से। खुद तो पढ़ना नहीं। तो ये देखिए मंगल यहां पे क्या है, भाग्य स्थान में बैठा है, लक्ष्मी योग बना रहा है, ठीक है। तो सूर्य में मंगल क्या है, ये एक अपना अच्छा फल देगा, ठीक।
लेकिन अब देखिए मंगल है, सूर्य पे प्रभाव देता है, तो इसको ये नहीं फल तो देगा, लेकिन उसका जो आपने पढ़ा है रोग संबंधित, नेत्र संबंधित, हड्डी, तो उससे में भी सावधान रहेगा। फिर बात आती है बुध की। बुध क्या है? तो बुध देखिए लाभ स्थान में बैठा है, कुछ नहीं करना है आपको। बहुत देखिए दशा का तो बहुत बड़े बड़े अध्याय हैं, हर एक ग्रह की दशा में, हर एक ग्रह की अंतर दशा में एकदम बहुत विस्तृत फल दिया है। लेकिन आपको उतना भाई रट नहीं पाएंगे, तो कैसे फलादेश करेंगे वो बता रहा हूं। अब सूर्य की दशा में बुध की अंतर दशा देखना है, ठीक। तो देखिए किसी भी ग्रह की दशा में एक नियम लिख लीजिए, फिर आगे इसको समझाते हैं कैसे। लिखिए, अंतरदशा के स्वामी का फल अंतरदशा के स्वामी का फल दशानाथ की अपेक्षा मुख्य है। आज क्लास चलते 1 महीना हो गया, अभी मंगल की नवम दृष्टि दिख रही है। अंतरदशा के स्वामी का फल दशानाथ की अपेक्षा मुख्य है। ठीक, अर्थात ये भी लिख लीजिए, अंतरदशा के स्वामी का फल दशानाथ की अपेक्षा मुख्य है। अर्थात यदि दशानाथ शुभ ग्रह ना भी हो तो, यदि दशानाथ शुभ ग्रह ना भी हो तो परंतु यदि दशानाथ शुभ ग्रह ना भी हो तो परंतु भुक्तिनाथ शुभ है। भुक्ति, मुक्ति भुक्ति होती है ना, भुक्ति मतलब होता है अंतरदशा। तो कहीं कहीं शब्द मिले अगर आपको किताब पढ़ते वक्त भुक्ति, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, समझ जाइएगा अंतरदशा है। हाँ, क्या अर्थात दशानाथ ग्रह यदि शुभ ग्रह ना भी हो तो परंतु भुक्तिनाथ शुभ है तो फल शुभ होगा। फल शुभ होगा। क्या लिखे हैं? अंतरदशा के स्वामी का फल दशानाथ की अपेक्षा दशानाथ की अपेक्षा, अर्थात यदि दशानाथ शुभ ना भी हो तो परंतु भुक्तिनाथ शुभ है तो। दूसरा कोई बोले, आगे जी शांत रहिए, दूसरा कोई बोले। अंतरदशा के स्वामी का फल दशानाथ की अपेक्षा मुख्य है, अर्थात यदि दशानाथ शुभ ग्रह ना भी हो तो परंतु भुक्तिनाथ शुभ है तो फल शुभ होगा। हाँ, राकेश जी पूरा लिख लीजिए इसको सही। अब देखिए, अब जैसे दशानाथ की अपेक्षा अंतरदशा जो है मुख्य है। अंतरदशा मतलब वही बता रहा है, जिस ग्रह की महादशा में किसी ग्रह की अंतरदशा आती है, जैसे सूर्य की महादशा में सूर्य की दशा चल रही है और किसी की अंतरदशा आ जाए, तो वही बात। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आया, तो आप अतिथि देवो भव की भावना से वो आपका मुख्य हुआ ना, उस समय ज्यादा वो करेगा। भले आप जो है चाय बिना अदरक की पीते थे, लेकिन वो आएगा तो अदरक डाल के बना के देना पड़ेगा ना, तो वही बात है। अब चाहे भले दशानाथ अशुभ ग्रह ही हो, लेकिन अंतरदशानाथ शुभ ग्रह है तो वो भी मुख्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए इस कुंडली में हमको पता करना है कि जातक की सूर्य की महादशा में
बुध की अंतर्दशा कैसी रहेगी। तो यहां हम देखेंगे कि बुध क्या है। बुध एकादश स्थान में अपने घर पे बैठा हुआ है, ठीक है। असंयोग से क्या हो गया, द्वितीयेश भी होकर के एकादश स्थान में बैठा है, एकादशेश होकर के एकादश स्थान में बैठा है। तो बुध का जो प्रकृति है, हालांकि कहा है लाभेश लाभे कभी, अगर लाभेश लाभ स्थान में बैठ जाए, लाभेश मतलब एकादश, एकादशेश एकादश स्थान में बैठ जाए तो जातक कभी होता है। अब मान लीजिए कभी ना भी हो तो एक तो जिस फील्ड में रहेगा देख लेंगे किस फील्ड में रहेगा, उससे उसमें लाभ होगा। अगर कभी वगैरह रहेगा तो एकेडमिक गतिविधि तेज होगी, लाभ के अवसर उसके आएंगे। जो भी बिजनेस करता रहेगा, जो भी व्यापार करता रहेगा, धन का लाभ होगा, क्योंकि बुध जो है मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ग्रह की सामान्य फलादेश कैसे करेंगे, ग्रह की स्थिति, कुंडली में ग्रह जैसा है उसके अनुसार उसका फलादेश भी करेंगे। जैसे हमने कहा ना, सूर्य में मंगल कैसा रहेगा, मंगल देखिए भाग्य स्थान में लक्ष्मी योग बना रहा है, निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। अब देखना कि सूर्य में गुरु की दशा कैसी रहेगी। तो गुरु देख लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, मित्र के घर में बैठा हुआ है, ठीक। अब गुरु जो है सूर्य को देख भी रहा है, तो निश्चित है सूर्य की महादशा में गुरु की भी अंतर्दशा अच्छी रहेगी। अब सूर्य में शुक्र पता करना है कैसा है, तो सूर्य शुक्र देखिए क्या है, शत्रु है। यहां शुक्र क्या है, कहां बैठा है, लग्न में बैठा है। किसके साथ बैठा है, शनि केतु के साथ, दो पापक ग्रहों के साथ बैठा है, ठीक। फिर अब सूर्य शुक्र शत्रु हैं, तो सूर्य की महादशा में शुक्र की कैसी स्थिति रहेगी। अब आप देखना कि शुक्र कोई योग का निर्माण कर रहा है, कोई योग बना रहा है, बोलिए। न हंस महापुरुष योग बना रहा है, न लक्ष्मी योग बना रहा है, वो मालव्य योग नहीं बना रहा है, न लक्ष्मी योग बना रहा है, ठीक है। तो यहां पे शुक्र कैसा रहेगा, देखिए एक तो शत्रु राशि में बैठा है, पापक ग्रहों के साथ बैठा है, तो मतलब जो ऐसे भी जिसका जैसे चल रहा था अन्य ग्रहों की दशा में, तो कहीं ना कहीं इसका जो है थोड़ा ब्रेक लग जाएगा, ठीक। अब शनि का देखें, शनि की स्थिति कैसी रहेगी, सूर्य की महादशा, सूर्य शनि दोनों शत्रु है। शनि जो है बैठा है कहां पे, लग्न में बैठा है, वो भी शत्रु राशि में बैठा है, केतु के साथ बैठा है। हालांकि क्या है, सप्तम भाव अपने घर को देख रहा है, तो सप्तम संबंधी वहां राहु भी बैठा है, और सूर्य पृथकता जनक ग्रह, और शनि भी पृथकता जनक ग्रह, सप्तम भाव को देख रहा है। तो अगर जो शादी होगी तो दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करने वाला होगा। शत्रु राशि में बैठ के अपने घर को देख रहा है, तो निश्चित से छुटकारा चाहेगा उससे। ये सब चीजें पढ़ चुके हैं आप, मैं एक बता रहा हूं कि कैसे दशा अंतर्दशा का फलादेश करना है, सब आप जानते हैं। कुंडली में बस आपको ये देखना है कि ग्रह कैसा है, किस स्थिति में है, वो हम जानेंगे। कुंडली में जो है मंगल जो है काहल योग बना रहा है, काहल योग पढ़े हैं कि नौवेश चतुर्थेश जो है परस्पर केंद्र, नौवेश चतुर्थेश एक ही ग्रह है, तो इस स्थिति में क्या है, काहल योग लक्ष्मी योग मंगल बना रहा है, तो निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। आई बात समझ में, तो ऐसे फलादेश करेंगे हम। फिर और अंतर्दशानाथ मुख्य होता है, मुख्य ही, अंतर्दशा ज्यादा प्रभावी हो जाती है, दशा तो रहती ही है लेकिन अंतर्दशा भी ज्यादा। और स्थिति देख लेंगे, जैसे यहां हमने बुध को देखा, बुध सुगृही है, मंगल सुगृही था, गुरु मित्र के घर में था, शनि शुक्र जो है शत्रु घर के, ये चीजें भी आप देख लेंगे। अब जैसे एक चीज और लिख लीजिए, जैसे
ये अब जैसे कुछ विशेष नियम होते हैं, लिख लीजिए, जब दशानाथ और भुक्तिनाथ में स्थित हों, जब दशानाथ और भुक्तिनाथ एक भाव में स्थित हों तो जब दशानाथ तथा भुक्तिनाथ एक भाव में स्थित हो तो उस भाव संबंधी एवं उस भाव संबंधी एवं दृष्ट भाव संबंधी दृष्ट उस भाव संबंधी एवं दृष्ट भाव संबंधी घटनाएं देते हैं। क्या लिखे हैं? जब दशानाथ और भुक्तिनाथ एक भाव में स्थित हो तो उस भाव जब संबंधी दशानाथ एवं और भुक्ति दृष्ट एक भाव भाव से संबंधी घटनाएं स्थित देते हो हैं। तो उस भाव संबंधी एवं दृष्ट भाव ये प्राउंटिंग कर रहे हैं क्या रजनी जी आप? जब एक संबंधी बोल रहे हैं तो जैसे नहीं मंच में होता है, जब नायक जो है अपना स्क्रिप्ट बोलता है तो कुछ भूलने लगता है तो पीछे से प्राउंटिंग करते हैं कि बीच बीच में बताए, अगला भूल जा रहा है। चलिए अब देखिए जो लिखे हैं समझ लीजिए। क्या लिखे हैं कि दशानाथ भुक्तिनाथ जब एक भाव में स्थित हो, ठीक है, तो उस भाव संबंधी दृष्ट भाव संबंधी घटनाएं देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए शनि और शुक्र, ठीक, एक भाव में स्थित है, केतु भी मान लीजिए। अब चाहे शुक्र में शनि की दशा चले, अंतरदशा चले, या शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चले, या शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चले, तब क्या होगा? तो उसमें यह होगा एक भाव संबंधी, मतलब जिस भाव में बैठे हैं, किसमें? लग्न में, और देख किसको रहे दोनों? सप्तम भाव को। तो मतलब लग्न संबंधी और सप्तम भाव संबंधी घटनाओं को देंगे। बात आई समझ में? कैसे? नियम यही लिखा है ना आपने, जैसे दशा और अंतरदशा एक ही भाव में, ग्रह जिसकी दशा चल रही उसकी अंतरदशा, वो दोनों एक ही भाव में स्थित हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है और शुक्र शनि एक ही भाव में स्थित है, तो लग्न संबंधी घटनाएं और सप्तम भाव संबंधी, जहां बैठेंगे जहां देखेंगे वो उस संबंधी घटनाएं देंगे। अब हालांकि शनि तृतीय और दशम को भी देखेगा, तो वो नहीं, जब दो ग्रहों की बात है तो केवल दो ही लेंगे। शनि तृतीय दशम का ना देकर किसका देगा? सप्तम संबंधी। ठीक है, जो भी शुभ अशुभ फल देना होगा वो लग्न संबंधी देगा, और किस कौन देगा? सप्तम संबंधी देगा। ये कब नियम लागू होता है? जब दो ग्रह एक ही राशि में बैठे हो, दो या तीन भी चल सकते हैं। ये नियम समझ में आया? हाँ, क्या लग्न जो जो विचार करते हैं उससे चीजें और सप्तम संबंधी चीजें देगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। फिर अब देख लीजिए एक और नियम लिख लीजिए, जब दशानाथ तथा भुक्तिनाथ परस्पर शत्रु हों, दशानाथ
तथा भुक्तिनाथ जब परस्पर शत्रु हों, एक दूसरे से दशानाथ भुक्तिनाथ परस्पर शत्रु हों, एक दूसरे से छठे आठवें स्थित हों, और भुक्तिनाथ लग्न से भी भुक्तिनाथ लग्न से भी छठे आठवें बारहवें स्थित हो, भुक्तिनाथ लग्न से भी छठे आठवें बारहवें स्थित हो, तो जीवन में संघर्ष, बाधाएं, विरोध, शत्रुता, स्थान परित्याग आदि, संघर्ष, बाधाएं, विरोध, शत्रुता, स्थान परित्याग आदि अप्रिय घटनाएं घटती हैं। अप्रिय घटनाएं घटती हैं। क्या लिखे हैं? दशानाथ तथा भुक्तिनाथ परस्पर शत्रु हों तथा एक दूसरे से छठे आठवें स्थित हों, और भुक्तिनाथ लग्न से भी छठे आठवें तथा 12वें स्थित हो, तो जीवन में संघर्ष, बाधाएं, विरोध, शत्रुता, स्थान परित्याग आदि अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। अप्रिय घटनाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां सूर्य है, ठीक, और यहां शुक्र है। अब आप देख रहे हैं सूर्य शुक्र क्या है? परस्पर शत्रु हैं, ठीक है। अब यहां पे संयोग से जो है एक दूसरे से छठे आठवें भी हो गए, जिसको हम षष्टक बोलते हैं। सकट योग याद होगा आप लोगों को। तो सूर्य शुक्र एक तो ऊपर से शत्रु, ऊपर से इनका षष्टक संबंध भी बन गया, तो है ना, एक तो करैला ऊपर से नीम पे चढ़ा, तो ये स्थिति इन पे जो है ठीक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में क्या होगा? जीवन में संघर्ष आएगा, बाधाएं आएगी, काम बनते बनते बिगड़ेगा, शत्रुता, स्थान परित्याग, अप्रिय घटनाएं कुछ भी घट सकती हैं। ऐसी स्थिति में सावधान हो जाना पड़ता है, ठीक। और आप देख लेंगे जैसे पाप कर्तरी योग है। अब पाप कर्तरी योग में पापक ग्रहों की दशा निश्चित रूप से जातक को प्रभावित करेगी। पाप कर्तरी में पापक ग्रहों की दशा, पापक ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल इत्यादि, इनकी दशा पाप कर्तरी योग बन रहा है, तो निश्चित रूप से जातक के जो है ब्रेक लग जाएगा उसके जीवन में, ये भी ध्यान दीजिएगा। और मानसिक तनाव वाला योग है, ठीक है। दशा क्या होता है? दशा मतलब एक खंडकाल जीवन का, उचित समय, जो कहते हैं अच्छे दिन आ जाए या बुरे दिन आ जाए, वो आएगा कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो वही दशा जो है अपना टाइम लेकर आएगा कि हमारा समय आएगा, देख लूंगा मैं, जो भी बुरा समय दे या अच्छा समय दे, जो भी, ठीक है। तो वही बात है, अगर जो मानसिक तनाव वाला योग है, पापक ग्रहों की दशा है, तो निश्चित रूप से और वो चीजें प्रबल हो जाएगी।
ठीक, शनि की 7.5 ढैया चल रही है, ऊपर से पापक ग्रहों की दशा, राहु केतु शनि इत्यादि की दशा, तो निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। ठीक, जो चीजें आप पढ़े हैं, जिस ग्रह से जो चीज आप योग अभी तक पढ़े हैं, अब वो योग कब फल देंगे भाई? गजकेसरी योग है, चंद्रमा बृहस्पति से बनता है, तो फल कब देगा? विशेष करके जब उसका समय आएगा, चंद्रमा गुरु की दशांतर दशा जब चले। पुत्र कारक योग आप पढ़े हैं, तो पुत्र कब प्राप्ति होगा? जब उन पुत्र कारक ग्रहों की दशांतर दशा आएगी। राजयोग जितने आप पढ़े हैं, लक्ष्मी योग पढ़े हैं, लक्ष्मी योग की प्राप्ति कब होगी? जब लक्ष्मी योग कारक जो ग्रह लक्ष्मी योग बना रहा होगा, उसकी दशांतर दशा आएगी। जितने भी आप योग राजयोग पढ़े हैं, पंच महापुरुष योग पढ़े हैं, तो पंच महापुरुष योग जिन जिन ग्रहों से बन रहा है, योग तो आप अच्छा, राजयोग अच्छा फल दिखेंगे, लेकिन फल कब मिलेगा? जब उसकी दशांतर दशा आएगी, तब उस समय अपना फल देगा। देख लेना, तो यही करना है। बस आपको कुंडली में पहचानना है कि ये ग्रह कुंडली में किस स्थिति पे है, और वही आपको वहीं से उठा करके आपको फलादेश कर देना है, और कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें हैं, और बहुत सारी बातें, और किसी को जिज्ञासा हो इसमें अब दशा में तो पूछिए। वक्की ग्रहों का फल, दशा अंतरदशा में किसी को जिज्ञासा हो तो पूछिए। गुरुजी, सूर्य में सूर्य की जब अंतर्दशा आएगी, हाँ, तो आपने कहा कि वो अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य में सूर्य ही नहीं, किसी भी ग्रह में, हाँ, किसी भी ग्रह में, हाँ जी, किसी भी ग्रह में किसी की ग्रह की आएगी तो वो ग्रह शुभ फल नहीं देगा। अगर वो कुंडली में शुभ है तब भी नहीं देगा गुरुजी? नहीं, देखिए शुभ है चाहे जैसा भी, हमने कहा न्यूट्रल रहेगा। कभी क्या होता है, हम ये इसलिए ये बताया कि जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु की दशा चल रही है, ठीक है, अब आपने राहु की दशा उसकी बीतने वाली है, और आपने कह दिया कि राहु के बाद जो है बृहस्पति की दशा आएगी, बृहस्पति आपके लिए अच्छा समय लेकर आएगा। अब पता चला बृहस्पति की दशा आ गई, फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं हो गया, तो बात क्या आई तो बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा में पहली अंतरदशा किसकी चलेगी? बृहस्पति की ही चलेगी। तो वहां पे क्या है, वो न्यूट्रल रहेगा, आएगा समझेगा, ठीक है। तो वहां पे हम ये नहीं कह देंगे, वहां कहेंगे बृहस्पति की दशा आएगी, ठीक है, जो आपके साथ गलत हो रुक जाएगा। अब जब बृहस्पति के बाद जो है बृहस्पति की महादशा में जब शनि की अंतरदशा आएगी, थोड़ा गतिविधियां तेज होगी, वहां हमने न्यूट्रल कहा ना। शास्त्र तो यही कहता न दिशेयु ग्रहा सर्वे स्वदशा सुभुक्त स्यु। तो हाँ, ऐसा कहने का मतलब एक ये था, जैसे हमने बताया कि हमारा घर हम जैसा मन वैसे रहे, जब कोई आएगा तब हम थोड़ा एक्टिव होंगे, तो वहां पे ये बात है, ऐसे समझना। तो तब तो गुरुजी अगर मान लिया वो ग्रह जिसकी अंतर्दशा आई हुई है, अगर वो मारक है तब भी न्यूट्रल रहेगा, तब भी वो बुरे फल नहीं देगा? हाँ, जो भी रहेगा एकदम सामान्य रहेगा, ये नहीं कि वहां आते हुए कर देगा, ठीक है। ग्रह जो है इसीलिए कहते हैं ना कि चढ़त राजा उतरत ग्रह, चढ़त राजा उतरत ग्रह, ये थोड़ा खतरनाक माने गए हैं। कोई राजा किसी को अगर दे दिए सत्ता है, कोई एचओडी डीन डायरेक्ट कुलपति बन गया तो लग जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे दम 2-4 दिन जो है, महीना 10 महीना जो खुरापात बचा के रख देगा, फिर बाद में एकदम शांत हो जाएगा। अग्रह क्या है, उतरते उतरते शुरू में जब आएगा हमारी महादशा अपनी अंतरदशा, तो कहेगा अपना टाइम आ गया, थोड़ा जो है रिलैक्स रहे, फिर चीजों को समझेगा, फिर वो करेगा। जब उतरते वक्त रहेगा, उतरेगा, तब थोड़ा फिर अगर जो करेगा तो फिर उथल पुथल करके ही जाएगा। इसलिए उतरते समय जो है ग्रह की जब दशा अंतरदशा उतरे तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो गुरुजी इसके उपचार में तो जो आपने बताया था वही उपचार करें, फिर इसका दान वगैरह दें या व्रत वगैरह करें? हाँ, किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है
तो आप रत्न पहनाइए, तो रत्न पहनाते समय ये भी ध्यान रखिए कि षष्ठे षष्ठे द्वादशे ये ना हो, मार्केट ना हो। ग्रहों का दान करिए, जो ग्रह की दशा वो जप करिए, ठीक है। तो अशुभ ग्रहों का भी दान कर सकते हैं गुरुजी हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल, सभी ग्रहों का दान किया जाए, दान में कोई मनाही नहीं है। और मतलब 60 साल जो हो गए हैं उनके लिए सबसे प्रभावी दान ही बताया गया है, 60 साल से ऊपर वालों के लिए। गुरुजी आपने जो बताया जैसे अंतरदशा के बारे में, क्या वो सभी नियम प्रत्यंतर दशा में ऐसे ही लागू हो जाएंगे? हाँ देखिए, प्रत्यंतर क्या है ना, देखिए मुख्य रूप से दशा अंतरदशा ही होती है। प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जो है उसको मान करके बहुत सटीक फलादेश नहीं करना है। हाँ, दशा आपकी अनुकूल हो, अंतरदशा भी आपकी अनुकूल हो, तो प्रत्यंतर दशा अपने आप अनुकूल हो जाएगी, 4 चांद लगा देगी। ये प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जो होती है, ये मान लीजिए आप बहुत टेंशन में हैं, उसी समय कोई आपको चुटकुल्ला सुना दिया तो थोड़ी देर आपको हंसी आ गई, ठीक है, फिर आप वैसे हो जाएंगे। तो ये मात्र वैसे ही कुछ समय के लिए आते हैं, तो इनको बहुत फलादेश नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत गड़बड़ा जाएगा मामला। हाँ, अगर कुंडली दशा आपकी अनुकूल है, अंतरदशा अनुकूल है, प्रत्यंतर थोड़ी गड़बड़ आ रही किसी ग्रह की, तो कहेंगे ये थोड़ा इतने समय 1-2-10 दिन का है प्रत्यंतर, थोड़ा इसमें कोई बहुत बड़ा पैसा ना मत फंसाइएगा ना वो करिएगा। हालांकि करेंगे तो बाद में दशा अंतरदशा अनुकूल है, ठीक हो जाएगी। प्रत्यंतर कितने समय के लिए आएगी, फिर भी अलर्ट रहना है। कभी कभी मान लीजिए वही अगर ये आ गया जो हम बता रहे हैं, शत्रु ग्रह की प्रत्यंतर आ गया, उनका सदस्यक संबंध भी बन रहा है, और प्रत्यंत अंतर चल रहा है बुध की, जो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसी में आपको कुछ प्रत्यंतर भी गिरा देगा आपको। तो वहां पे ये भी ध्यान रखना है, ठीक है गुरुजी? हाँ, ये कह रहे थे गुरुजी, हम कहीं सुने थे कि शनि की 7.5 चलती है तो शनि का उपाय नहीं किया जाता। शनि की 7.5 चल रही, उपाय नहीं किया जाता? कि उससे शनि और क्रुद्ध हो जाते हैं। वही बात है, बीमार पड़े हो एकदम जो है, रोग पे रोग धरे जा रहा है, कोई दवा नहीं खाना है आप, ऐसा नहीं। गुरुजी आपसे एक आग्रह था, करें क्या? तो ये अभी दशा जो है, दशा में आप लोगों को ये बता दिया, ठीक है। अब एक चीज और जल्दी से पढ़ लीजिए, इसमें क्या है, जैसे जहां पे 3 ग्रह एकत्रित हों, जैसे मान लीजिए यही कुंडली दिख रही है ना, ये भी बहुत अच्छा नियम है, लोग समझ नहीं पाते। जैसे मान लीजिए यहीं पे चतुर्थ भाव में एक मंगल हो गया, दूसरा शनि हो गया, और तीसरा जो है गुरु हो गया, ठीक। देखिए मंगल शनि गुरु, पहले इसको नियम लिख लीजिए। नियम क्या है, ये 3 ग्रह एकत्र हों, तीन ग्रह एकत्र हों, उनमें से एक नैसर्गिक पापी, 3 ग्रह एकत्र हों, उनमें से एक नैसर्गिक पापी तथा 2 नैसर्गिक शुभग्रह हों। 3 ग्रह एकत्र हों, उनमें से एक नैसर्गिक पापी तथा अन्य 2 नैसर्गिक शुभ हों, और यदि दशा तथा अंतरदशा 3 ग्रह एकत्र हो, उनमें से एक नैसर्गिक पापी हो तथा अन्य 2 नैसर्गिक शुभ हो, और यदि दशा तथा अंतरदशा नैसर्गिक शुभ ग्रहों की हो, नैसर्गिक शुभ ग्रहों की हो,
तो फल पापी ग्रह का होगा। क्या लिखे हैं? यदि 3 ग्रह एकत्र हों, उनमें से एक नैसर्गिक पापी तथा 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह हों, और यदि दशा तथा अंतरदशा नैसर्गिक शुभ ग्रहों की हो तो फल पापी ग्रह का होगा। हाँ, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए यही कर्क लग्न की कुंडली है, ठीक है, ये भी बड़ा टेक्निकल विषय है। कर्क लग्न कुंडली में मान लीजिए मंगल शुक्र गुरु एक स्थान में हो, मान लीजिए यही 10वें भाव में मंगल हो गया, शुक्र हो गया और गुरु हो गया, ठीक। तो यही नियम के तहत, ठीक है, देखते हैं कि आप देख रहे हैं 3 ग्रह एकत्र हैं, उनमें से एक नैसर्गिक पापी है। पापी कौन हुआ? मंगल। और 2 शुभ ग्रह कौन हुए? गुरु शुक्र हुए। तो जब देखिए, जब भी गुरु और शुक्र की दशा अंतरदशा आई, जैसे मान लीजिए गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा, शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा जब आई, तो फल किसका मिलेगा? पापी ग्रह, जो साथ में बैठा है। कौन? मंगल। तो इस कुंडली में जब गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आएगी और जब शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा आएगी, तो फल किसका मिलेगा? मंगल। ये तो बड़ा विचित्र विषय है, लेकिन है टेक्निकल, लोग समझ नहीं पाते कि भाई गुरु में शुक्र है तो गुरु शुक्र की दशा फल मिलना चाहिए, मंगल का क्यों मिल रहा है? लेकिन वहां मंगल एकत्र है और पापी है, 2 शुभ ग्रहों के साथ। तो जो ये नियम लिखा है इस तहत के जो है मंगल का फल मिलने लगेगा। अब मंगल का फल क्या होगा? 10वें भाव में मंगल है, कुलदीपक योग बना रहा है, अपने घर में बैठा है, तो कौन सा योग बना रहा है मंगल? रुचक महापुरुष योग, ठीक है। तो रुचक महापुरुष योग का फल देगा, पंचमे से पंचम स्थान संबंधी फल देगा, ठीक। अब ये नियम उल्टा मत कर दीजिएगा कि 2 पापी ग्रह हो और उसमें एक शुभ ग्रह हो, तो 2 पापी ग्रहों की जब दशा चलेगी तो फल शुभ ग्रहों का मिलेगा। ऐसा नहीं, ये केवल इसी में चलता है नियम कि 2 शुभ ग्रहों के मध्य में एक पापी ग्रह हो, तो जब दोनों शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी तो फल पापी ग्रह का मिलेगा। आई बात समझ में? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, यदि 2 पापी ग्रह हो, एक शुभ ग्रह हो, तब नियम लागू नहीं होगा, है ना? हाँ, वही तो बताया मैंने, वहां पे लागू नहीं होगा, ठीक है। और देखिए गुरुजी, एक प्रश्न और था। अच्छा, आप क्या? समझा लीजिए पहले। नहीं, बोल दीजिए। जी गुरुजी, मैं ये कहना चाह रही थी, यदि कोई ग्रह अपनी स्वराशि में, उच्च राशि में लेकिन अस्त है, तो फल में क्या असर पड़ जाएगा? यही पूछ रहा था। फर्क नहीं पड़ेगा, देगा। हाँ, अस्त का बताया था ना एक दिन कि अस्त है, कौन ग्रह है, कैसा है, किसकी दशा अंतरदशा में आ रहा है, उस तरह से। अस्त होने से उसका अस्तित्व तो नहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, एक जो उच्च नीच ये सब है, तो अस्त वाला भी एक चीज है, लेकिन ऐसा नहीं, फल देगा, ठीक है। जी गुरु। और गुरुजी अब उपाय क्या करें? है बुध अस्त हो तो गुरुजी उसका विशेष उपाय कुछ हो तो? बुध उपाय है तो वही मणि मंत्र औषधि करें, मंत्र का जप करें, बुध के वैदिक मंत्रों का जप करें, किसी भी ग्रह का। अब मणि का उपयोग वहां देख लेंगे, भाई अस्त है तो षष्ठी षष्ठी में द्वादश नहीं है, वो उपचार न करके हम दूसरा उपचार करेंगे, वैदिक उपचार करेंगे। किसी भी ग्रहों का कोई भी चीजें समस्या हो रही है, तलाक संबंधी योग बन रहा है तो जिस ग्रहों से बन रहा है, जिन पृथकता जनक ग्रहों से बन रहा है, उस पृथकता जनक ग्रहों का हम वैदिक उपचार करेंगे, मंत्र का जाप करवाएंगे, हवन करवाएंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, सब चीजें होगी। और गुरुजी किसी भी गुरुजी कहीं कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि बताया जाता है कि शुभ ग्रहों का दान न देना चाहिए न लेना चाहिए, ये कहाँ तक सच है? सही गुरुजी? कहाँ पढ़ लेते हैं आप प्रभु? स्टेशन वाली किताब पढ़ते हैं क्या राकेश जी? जी गुरुजी। स्टेशन वाली किताब से बचिए।
जी धन्यवाद गुरुजी, ठीक कहा आपने। हाँ, शास्त्र यद धातु को विजनिता तदनाथ मासु, जब तर्पण हो मदा नहीं। ठीक है, शास्त्र वाली किताबें पढ़ी। हाँ, स्टेशन वाली बचिए। गुरुजी ठीक? वक्री ग्रह का बच गया है। रोशनी डाल सकते हैं। हाँ? वक्री ग्रह की दिशा वक्री पे ग्रह रोशनी डाल पाए। बकरी का बचा ही रहने, उनको बकरी चलने दीजिए, समय हो। गुरुजी कुछ गुरुजी बता दीजिए। गुरुजी कुछ बता दीजिए, आप बोले थे कि कल थोड़ा चर्चा कर देंगे। गुरुजी हस्तरेखा का क्लास कब से शुरू होगा? देखिए, बकरी का बकरीरस्तु महावीरिया शुभा राज्य प्रदा शुभा। अगर बकरी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल देंगे, अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल देंगे। ठीक है, एक सामान्य नियम, बस इतना जानिए। शुभ ग्रह बकरी है तो वो शुभ फल देंगे, अशुभ ग्रह बकरी है तो अशुभ फल देंगे। फिर और कहाँ है उच्च नीच का है, वो बहुत लंबा विषय, एक दिन का स्वतंत्र विषय है। लेकिन अब आप समय बचा नहीं, वैलिडिटी आज समाप्त हो रही है आप लोगों की। ठीक है, बहुत बहुत संभव। गुरुजी हस्तरेखा की क्लास कब से प्रारंभ कर रहे हैं गुरुजी? चलेगी, सब ग्रुप में जुड़े रहिएगा, सारी सूचनाएं मिल जाएगी। ठीक है, अभी नवरात्रि की छुट्टी आ रही है तो अधिकतर जो है सब अनुष्ठान में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है, अब देखिए क्या है ना, विषय जो है अब आप लोगों ने पढ़ लिया, अब ये अपने आप में स्वतः, जैसे दशा पढ़ाना हो तो 10-15 दिन का, तो इस तरह की हफ्ता या 10 दिन की कार्यशालाएं चलेगी। ठीक है, तो 10 दिन आप दशा के बारे में पूरी चीजें जान जाएंगे। विवाह के बारे में आप 10 दिन में पूरी चीजें जान जाएंगे। मतलब विवाह जो है मेला पक्ष से लेकर तलाक, प्रेम विवाह के और बहुत सारे योग है। इतने योग नहीं है जो दो बताया आपको, एक प्रवेश दिया, बस टेलर दिखाया हूं बस। ठीक है, संतान संबंधी आप एक दिन में पढ़ा है। अब जब एक दिन में आप इतना पढ़ते हैं कोई विषय, जब आप दशा आज एक दिन में इतना पढ़े हैं तो 10 दिन में कितना पढ़ेंगे आप? संतान संबंधी एक दिन संतान का पढ़ाया हो तो आप सोचिए एक दिन में जब संतान का आप इतना पढ़े तो 10 दिन में कितना पढ़ेंगे? ठीक, रत्नों के बारे में जब आपने एक दिन में इतना जाना है तो 10 दिन में कितना, 7 दिन में कितना जान जाएंगे? तलाक के बारे में एक दिन में इतना तो 7 दिन में कितना जान जाएंगे? तो वो सारी चीजें अब ऐसे ही चलेगी। ठीक है, हस्तरेखा फेस रीडिंग क्लासे आगे जो है नवंबर जनवरी वगैरह में चलाई जाएंगी। ठीक है, बस जुड़े रहिए और जितना पढ़े हैं इसका रिवीजन करते रहिए, जिस तरह से बताया। देखिए पढ़ते रहिए, बोल रहा हूँ ना जी गुरुजी। ठीक है, अभी भागा नहीं जा रहा हूँ, नंबर है ही मेरे पास, जो जिज्ञासा आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा वो कर दीजिएगा। ये नहीं कि आज के बाद हमारे आप दुश्मन हो जाएंगे। मैं आपका एक ज्ञानते ब्राह्मणा रिपु है, कहा गया ना, तो ऐसा नहीं है। तो है, ठीक है गुरुजी, पुराने नोट्स भेज दीजिएगा जो 2-3 क्लास के थे, पुराने नोट्स गुरुजी 2-3 क्लास के लास्ट। हाँ भेज दूंगा, वो असल में कौन सपना जी भेजती थी लेकिन भेज नहीं रही हैं, 2-3 दिन से शायद कहीं व्यस्त हो गई होंगी, लेकिन वो भेजेंगी जरूर। तो मैं भेज सर मैं महाकाल आई हुई हूँ उज्जैन में। हो हाँ जी, वहीं पे हूँ, अभी परिसर में ही हूँ इस टाइम में, वहीं से आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, ये देखिए तत्परता है। अभी पहुँच के ना, घर पहुँच के फिर मैं कर दूंगी। हाँ ठीक है, भेज दीजिए, क्योंकि आपका नोट सबको मार्गदर्शन कर रहा है। नहीं ठीक है सर, जैसा आएगा ठीक है सर। आप लोग जुड़े रहिए और जितना पढ़े उसका देखिए, बहुत सारी चीजें एक दिन में नहीं स्पष्ट हो सकती। जरूरी थोड़ी मैं आज बताया आपको स्पष्ट हो गई हूं। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, करते खुद अपने आप स्पष्ट हो जाएगी और आप हमसे ज्यादा जान पाएंगे उसमें। ये नहीं जो मैं बता दिया वही ब्रह्म वाक्य है, उसमें देखिएगा आपको नई से नई चीजें मिलेगी आपको। बस आप देरी समय दीजिए उस पर, जो पढ़े हैं खुद आप सोचे, खुद आपको वो चिंतन अपने आप खींच लेगा, वो विषय आपको अपने आप खींच करके आपको अपने आप बता देगा कि हाँ ये आशय है, ये आशय है, ये इसका अर्थ था। बस भागिएगा मत इससे, जो पढ़े हैं डेली देखते जाइए। ठीक है, अब हमको लगता है अगर जो सबको समझ में तो आया ही होगा। हाँ विषय जरूर इतना, एक तो डेली क्लास चल रही है, एक दिन का भी तो गैप नहीं दिया आप लोगों को है। डेली एक क्लियर नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर आप पढ़ गए, दूसरे दिन ऐसे करते करते 1 महीना जो है आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से क्लास किया, अच्छी बात है। तो जरूरी नहीं कि इस बार में विषय याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए तो अपने आप याद हो जाएगा। हमको भी थोड़ी एक बार में याद हुआ था, 2-3 साल लग गए थे पूरा विषय क्लियर होने पे। फिर देखिए अब आपको भी ऐसा हो जाएगा क्लियर।
हाँ, अगर भागेंगे तो फिर जीवन भर नहीं होगा, उस पे लगे रहिए, ठीक है। तो आप लोगों का बैच जो है बड़ा अच्छा रहा, कह सकते हैं सबसे बेस्ट बैच था, और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे धन्यवाद के पात्र हैं शुभदर्शन जी, पटना से जुड़े हुए हैं, हमारे टेक्निकल जो है तकनीकी सहयोगी, समय से लिंक भेज देते थे, सबको जोड़ते थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों भी, हाँ, असल में देखिए यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, मुश्किल से मैं 10-15 लोगों को ही जानता हूँगा, ठीक है, बहुत लोगों नहीं जानता, ठीक है, नाम दिख जाता है स्क्रीन में, इसलिए मैं बोल देता हूँ, तो कोई परिचय नहीं है। तो किसी को, एक तो मैं बोलता हूँ तो स्क्रीन में नहीं देखता कौन क्या बोल रहा है, तो कभी कुछ किसी को अगर कुछ शब्द मेरा बुरा लगा हो तो उसको जो है भूल जाइएगा, मेरा कोई गलत दृष्टि से ऐसा नहीं था। अब हो जाता है जब कोई विषय बढ़िया चल रहा हो, दिमाग में आती है, और आपके प्रश्न भी उस ढंग से नहीं होते थे ना, इसलिए थोड़ा उग्रता आ जाती थी। तो जो बोला तो अच्छा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, और शायद मेरा इतना बोलने से तभी आप लोग इतना एकाग्र हुए हैं, नहीं तो हम लोग चुपचाप पढ़ाते, आपके प्रश्न लेते तो इतना ना हो पाता। और ये गुरुजी हम एक बात कहना चाह रहे हैं, गुरुजी छूट गए हैं, वो केवल आपके प्रश्नों के चलते, इधर उधर के प्रश्न भी कोई खास नहीं होते थे, इसलिए मैं चाहता था अधिक से अधिक आप खींच ले। जरूरी नहीं कि नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, जाने दीजिए उसको, आप लगिए, 1 दिन समझिए, 2 दिन समझिए, समय दीजिए, 3 दिन दीजिए, तीसरे दिन आ जाएगा, ना आए तो फिर आप, हमने तो छूट दे दी थी कि आप व्हाट्सएप में पूछे, कोई नहीं पूछता था हमसे, बस आप बार बार हमको म्यूट मत करिए सुदर्शन जी। गुरुजी हम एक बात कहना चाह रहे हैं आपके विषय में। मैं तो कोई ज्यादा जोशी तो नहीं हूं, लेकिन एक चीज मैं आपके विषय में बताना चाहता हूं कि आप जो है नारियल के सदृश हैं, बाहर से कठोर है, अंदर से कोमल, और कोमल के साथ हृदय आपका द्रवत्व भरा हुआ है, और हमको लगता है आप हृदय के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। गुरुजी हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही पढ़ाते रहे हम लोगों को, और सदैव मार्गदर्शन करते रहे। गुरुजी को प्रणाम। सर एक प्रार्थना करनी है आपसे। हाँ हाँ सर एक्चुअली सवेरे का इतनी टाइम रहेगा कि आगे की क्लासों का, या थोड़ा इससे हटके हो सकता है सर? सवेरे बिल्कुल भी जो है सुन ही सकते हैं, नोट नहीं कर पाते सर। देखिए यही सब